मेरा नाम रीमा है और मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा फिगर जानलेवा था। जो भी मुझे देखता वो ठंडी आहें भरते, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट बहुत ही बड़े बड़े थे। लेकिन हम बहुत ही करीब थे और इज्जतदार लोग थे। मैं अपने घर में अकेली ही माँ बाप की औलाद थी। अभी कुछ महीने पहले ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ ही रहती थी और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरे पापा के इलाज पे काफी पैसा लग चुका था। इसके बाद भी वो जिंदा नहीं रह सके। पापा के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरी मम्मी बीमार रहती थी। अब वो तो लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ही घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। मम्मी की दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हालात से मजबूर होकर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला कर लिया। हमारा इलाका छोटा होने की वजह से मुझे कहीं भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहती थी। मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी जहां पर सिर्फ औरतें काम करती हों, मगर आसपास कोई भी ऐसा काम मौजूद नहीं था। ज्यादातर मर्द ही काम कर रहे होते थे और मेरी मम्मी मुझे नौकरी करवाने से सख्त खिलाफ थी। वो चाहती थी कि भले ही हम लोग भूखे मर जाएंगे, मगर मुझे घर से बाहर कदम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इनके कहने के मुताबिक खामोश तो बैठ गई थी, लेकिन घर के बिगड़ते हुए हालात और मम्मी को समय पर दवाइयाँ ना मिलना, इन सब ने मुझे और मेरी मम्मी को बहुत परेशान कर दिया था। हम लोगों की अब धीरे धीरे भूखा रहने की नौबत आ गई थी। पापा का इंतकाल क्या हुआ, हमारी जिंदगी का सुकून ही छिन गया था। हमारे इलाके के लोग भी हमारे ही तरह गरीब थे। मैं चाहती थी कि मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी, मगर मुझे इतनी उम्मीद थी कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ट्यूशन की ज्यादा फीस नहीं दे सकते थे और कम पैसों से मेरा गुजारा नहीं हो सकता, जबकि मेरे खर्चे भी ज्यादा थे। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी कि क्यों ना मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाया करूंगी, तो मुझे ज्यादा पैसे मिला करेंगे। आजकल के हालात की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही रखना बेहतर समझते हैं, इसीलिए वो लोग किसी भी टीचर को घर आने के ज्यादा पैसे भी दे देते थे। मैंने इस बारे में ज्यादा जानकारी निकाली तो सब लोगों ने मुझे यही एडवाइस दी कि घर जाकर पढ़ाना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा और इस काम के मुझे पैसे भी ज्यादा मिला करेंगे। मैं तो इस काम को करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वहाँ पर मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे जिस्म तो ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाता और मुझे दूसरों के घर भी पढ़ाने जाना था और वहाँ के मर्द मेरे साथ ऐसा सब करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर मेरी मम्मी मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया करती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको इस काम के लिए तैयार किया था, क्योंकि अब हम लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब हार कर मेरी मम्मी भी मेरी बात मान गई थी। मैंने एक दो जगह अपने जानने वालों में बात की कि किसी को होम ट्यूशन की जरूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। जल्दी ही मुझे इस बात का जवाब मिला जब मुझे एक अच्छे खाते पीते घर से ट्यूशन की ऑफर आ गई। शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या चीज इनके सामने शर्त के तौर पर रखनी है। मैंने तो सिर्फ लोगों से इतना ही कहा था कि मैं अपने घर की अकेले ही कमाने वाली हूँ और ये काम मैं सिर्फ मजबूरी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा की भी अभी इंतकाल हुआ है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मगर मैं इनके बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। मुझसे अच्छी टीचर इनको मिल ही नहीं सकती। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी कमजोरी लोगों को बताना शुरू कर दी थी। मेरी नौकरी शुरू हो चुकी थी। मैं दोपहर के 2 बजे से शाम के 8 बजे तक बच्चों को घर पर जाकर पढ़ाती थी। मेरे पास एक एक घंटे के 5 घंटों तक ट्यूशन लग गए थे। ये घर में एक बच्चा जिसको मैं 7 से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ाती थी, इसका नाम समीर था। शुरू में तो समीर मुझसे काफी अजीब तरीके से बात करता था और मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत ही अजीब नजरों से देखता था और बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता, लेकिन मैं इन सब बातों पर गौर नहीं करती थी। और इस घर में सिर्फ एक औरत थी और वो समीर की मम्मी थी और वो एक ही लड़का था। वैसे तो समीर काफी खुश मिजाज था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इन माँ बेटे के अलावा घर में कोई भी नहीं रहता था। समीर की उम्र 14 साल थी और वो 7 में पढ़ता था। इसकी मम्मी ने मुझे बताया था कि समीर इनका सबसे लाडीला और इकलौता बेटा है। इसके डैड किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए इनका दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता है। मैंने सोचा था कि अच्छी बात है, ये परिवार काफी अमीर है। यहाँ पर मुझे ट्यूशन की अच्छी खासी फीस भी मिल रही थी। समीर को पढ़ाते हुए अब मुझे 20 दिन गुजर गए थे। अचानक एक दिन मैंने देखा
कि मैं जब भी समीर को होमवर्क देती हूँ तो इसका होमवर्क की कॉपी पर अजीब अजीब स्केचेस बने हुए होते थे। कुछ अजीब अजीब सी तस्वीरें बनाए गए थे, कुछ अजीब अजीब सी तस्वीरें थी लड़का लड़की की। मुझे इन सब का मतलब तो कभी नहीं आया था, लेकिन मैं इनका मतलब जानना चाहती थी। मैंने सोचा कि शायद कि समीर फ्री टाइम में ये काम करता होगा, लेकिन एक दिन अचानक मैंने इसकी कॉपी पर अजीब अजीब से शक्लें भी बनी हुई देखी थी। ये बात जब मैंने इसकी मम्मी को बताई तो उन्होंने कहा कि इनके बेटे का इंटरेस्ट आर्टिस्ट बनने में है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन इसकी मम्मी ये चाहती है कि इनका बेटा हाई एजुकेशन हासिल करे ताकि बाद में आगे चलकर फैसला करें कि इसे किस तरह का बिजनेस करना है। मैंने इनसे कहा कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मगर मेरा मानना है कि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट हो इसे वही कर देना चाहिए। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर समीर की मम्मी ने कहा कि जितना मैंने तुमसे कहा है तुम भी बस इतना ही करो। ना जाने क्यों इन्हें मेरे ऐसा कहने पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समीर को आगे से मना करो कि वो इस तरह की चीजों से दूर रहा करें। अचानक समीर की मम्मी के लफ्जों में बहुत गुस्सा और कड़वाहट दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो काफी अच्छे बिहेवियर की औरत थी, मगर ना जाने क्यों आज इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया था। फिलहाल मैंने इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और समीर को समझाया था कि तुम फिलहाल इंटर तक अपनी स्टडीज को पूरी करो, इसके बाद देखते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कि समीर ज्यादा नहीं बोलता था, शायद वो अपने आप से बढ़कर किसी चीज को नहीं चाहता था और ना ही ज्यादा किसी से बोलना पसंद करता था। शायद ये इसकी आदत थी। इस दिन के बाद से मुझे इसकी कॉपीज पर ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं बनी हुई थी। फिर का दिन था जब मैं अपने घर जाने के लिए निकल रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी है, लेकिन मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, मगर ये आवाज तो मुझे किसी बच्चे की लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे समीर ने आवाज दी हो, जिसको मैं रोज पढ़ाने आती थी। अगले दिन मैं जैसे ही समीर के घर इसकी ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि समीर को कल रात से बहुत तेज बुखार है। इनकी मम्मी ने मुझे बताया उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसे कल रात से तेज बुखार आ रहा है। आज वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। मैंने इसकी मम्मी से कहा कि मैं इसे एक बार मिलकर इसकी तबीयत के बारे में पूछ लेती हूँ। ये कहती हुई मैं इसके कमरे की तरफ जाने लगी तो इसकी मम्मी ने बहुत अजीब से अंदाज में मुझे जवाब देकर रोक लिया। कहने लगी कि वो सो रहा है और तुम कल को भी मत आना, तो 2 दिन बाद आकर इसे पढ़ा लेना। वैसे तो मुझे समीर की मम्मी का बिहेवियर कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैं खामोशी से उनके घर से निकल आई थी और सोच रही थी कि कल तक तो समीर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। शायद मौसम की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई होगी, तभी तो वो इतना कमजोर है, लेकिन है बहुत प्यारा। मैं घर आई तो अपनी मम्मी को खांसा हुआ देखकर मुझे याद आया कि मैं इनके लिए दवाई लाना तो भूल ही गई। मैं घर के दरवाजे से ही मेडिकल स्टोर के लिए निकल गई थी। मैंने जैसे ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर उतरने लगी, अचानक मेरा पैर मुड़ा और मुझसे मुझ पर कंट्रोल ना हो सका और मैं मेडिकल स्टोर की सीढ़ियों से गिर गई। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे हैरानी हुई क्योंकि सामने समीर की मम्मी खड़ी हुई थी, जिनके बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। यह औरत तो काफी अमीर घर से थी, तो फिर इस मेडिकल स्टोर से दवाई क्यों ले रही थी? क्योंकि जिस स्टोर में मैं दवाई लेने के लिए आई थी यह एक मामूली सा मेडिकल स्टोर था। मैं समीर की मम्मी से पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने इनसे सवाल कर ही लिया कि आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? मगर शायद उनके मेरा सवाल करना बुरा लगा था। वो एकदम से चौंकते हुए कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? मेरे आने पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आज से पहले मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। दरअसल मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने के लिए यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। आज आप यहाँ पर आई हो, क्या हुआ? समीर की तबीयत तो ठीक है ना? इस बात पर समीर की मम्मी ने बोला कि तुम बोलती बहुत हो, कम बोला करो। यह कहकर वो मेरे बराबर से होकर गुजर गई। इस औरत का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। यह औरत आखिर ऐसे बिहेव मेरे साथ कैसे कर सकती थी? क्योंकि इससे पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। अभी 2 दिन से इसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज्यादा कड़वा होता जा रहा था। मैं अपने घर आ गई थी। घर आई तो मम्मी ने मुझे सोचों में गुम होते हुए देखकर पूछा कि क्या हुआ है रीमा, कोई बात है क्या? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इसकी माँ मुझे अभी मेडिकल स्टोर पर मिली थी। इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत कड़क था। ना जाने अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं। वैसे तो कमाने लग जाते हैं और अपने घर के हर ऐशो आराम में बिजी हो जाते हैं, जबकि वो अपने बच्चों को जिंदगी में उलझने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे मेरी बेटी, यही तो दौलत की बात है।
बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अगर एक बार दौलत की हवस लग जाए तो सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ने पर पड़ जाते हैं। ये एक बेचैनी सी होने लगती है कि बस किसी तरह से पैसा मिल जाए। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं जानती हूँ मम्मी कि पैसा बहुत ताकत रखता है, मगर ऐसे भी क्या बेचैनी कि अपने ही बच्चों का दुश्मन हो जाना बेहतर लगता है। अगर कोई दूसरा इन लोगों के बच्चों पर ध्यान दे या इनके लिए सहारा बन जाए तो इन अमीर लोगों को वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही बात तो है मेरी बेटी, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अमीर लोग दौलत के साथ साथ लोगों को भी अपने वास्ते करना चाहते हैं। इन लोगों का मकसद इतना होता है कि हमें दौलत मिल गई तो हम दूसरे लोगों पर भी अपना हुक्म चला सकते हैं। मैंने कहा, मम्मी, अल्लाह ने हमें गरीब बनाया, अल्लाह के फजल से पापा के सामने हमारे पास किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पापा के मरने के बाद हमारे घर की हालत ख़राब हो गई। हम लोग भले ही गरीब हो गए, मगर अल्लाह ने हमें रिश्तों की कदर करना तो सिखाया ही है। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में अपना हाथ थाम लिया और कहने लगी, अच्छा तुम अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम थक गई होगी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। वो वेडनेसडे का दिन था जब मैंने देखा कि समीर, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, बड़े ही गौर से मेरे ब्रिज को लगातार देखे जा रहा था। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा कि क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है? मैं कब से तुमसे एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे रही। समीर ने कहा, मैम, अगर मैं आपको कोई जवाब दूंगा तो आप खुश हो जाओगी, लेकिन ये बात मेरे लिए सही नहीं रहेगी और मेरी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मैंने समीर से कहा कि समीर, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है और तुम क्यों इतनी गहरी बातें करते हो? और अभी तो तुम बच्चे हो और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई और अपनी खेल कूद पर ही ध्यान देना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों पर नहीं। तुम्हारी बात मेरी समझ नहीं आ रही, तुम मुझे आसान लफ्जों में बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, फिर समीर ने मुझसे कहा कि मैं तो आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं थक गया हूँ मैम, बाकी का कल पढ़ेंगे। मैंने कहा, समीर, लेकिन अभी तो तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस पर समीर ने कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आप क्यों मुझसे इतनी बहस कर रही हो? मैंने कहा, जैसा भी हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और टीचर एक माँ की तरह होती है, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर समीर गुस्सा करते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, खबरदार जो आपने अपने आप को मेरी माँ की जगह कहा, आप तो बहुत अच्छी हो और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी माँ की जगह आप कभी नहीं ले सकती। मैंने गौर से समीर की तरफ देखा, जिसकी आंखें और इसकी ज़बान एक जैसी भाषा नहीं बोल रही थी। मैं खामोश हो गई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक मेरा सामना समीर की मम्मी से हो गया। मैंने उनसे देखकर सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा कि ये रही तुम्हारी 1 महीने की एडवांस फीस और कल तुम यहाँ मत आना, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है, परसों ही आना। मैंने थोड़ी नरमी से कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन परसों से आपके बेटे के टेस्ट शुरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह के समीर की छुट्टियां होती रही और इसके गैप मिलता रहा तो इसने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ भी भूल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो अचानक समीर की मम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, अरे लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बेटा थोड़ी ना तुमसे डॉक्टरी पढ़ रहा है जो 1 दिन की छुट्टी करने से इसका नुकसान हो जाएगा। अभी तो वो बच्चा है और छोटी ही क्लास में है, बच्चों पर इतना फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें ज्यादा इसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है, इतनी भी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। समीर की मम्मी की बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा सी हो गई। कितना कड़वा बोलती है ये औरत। मुझे वही छोड़कर समीर की मम्मी अंदर जा चुकी थी। सारे रात से मैंने यही सोचते हुए अपना दिल पक्का कर लिया कि आइंदा मैं कभी भी अमीर लोगों के किसी मैटर में नहीं बोलूंगी। अगर समीर फेल हो जाता है तो हो जाए, मगर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि समीर काफ़ी इंटेलिजेंट है और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने से कामयाबी हासिल हो सकती थी, लेकिन इसकी माँ ही ऐसा नहीं चाहती थी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता था। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है। मैं रिक्शे में बैठने जा रही थी, अचानक मुझे फिर से महसूस हुआ कि मुझे दोबारा से किसी ने पुकारा है। इसके पुकार से मेरा दम घुटा हुआ महसूस होता था। मैंने रिक्शा रुकवाया
और भेजे पलट कर देखा, इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ देखा, मगर मुझे कोई भी ऐसा आवाज लगाता हुआ इंसान महसूस नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था जैसा मुझे कोई पुकार रहा है, और ऐसा सिर्फ इस वक्त ही होता था जब मैं समीर के घर से ट्यूशन पढ़ाकर निकल रही थी। शायद मेरी मम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही होती थी, क्योंकि इस समय मुझे रात के 8 बज जाते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मेरा दिल इस बात से भी बेफिक्र नहीं हुआ कि यह सब सिर्फ मेरे वहम है। जिंदगी इस तरह से चल रही थी। यह अचानक मेरी जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसे समय भी आ सकता है। अगले दिन जब मैं समीर को पढ़ाने के लिए इसके घर गई तो वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो आदमी मुझे बड़ी अजीब ही नजरों से देख रहा था। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस आदमी की आंखों से ये ऐसा लग रहा था कि ये कोई सही आदमी नहीं है। मैंने आज से पहले कभी इस आदमी को इस घर में नहीं देखा था। ना जाने ये कौन था। मुझे सोच विचार में देखकर समीर ने मुझसे कहा कि ये मेरे फादर हैं, ज्यादातर दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था, वरना मैं तो डर ही गई थी कि ना जाने ये कौन इंसान है जो इस समय घर में मौजूद है और जितने बेफिक्री से ये यहाँ पर बैठा हुआ था। मेरी जगह कोई और होता तो इसे भी मेरी तरह शक होने लगता। फिलहाल वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं समीर को बैग लाने को कहकर दूसरे कमरे में चली गई। मुझे इस घर में समीर को ट्यूशन पढ़ाते हुए 3 महीने हो गए थे, इसलिए मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि वो लोग अगर लिविंग रूम में बैठे हैं तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर पढ़ा सकती हूँ। मैं समीर को ट्यूशन पढ़ा रही थी जब अचानक वो आदमी कमरे में आकर बैठ गया। मुझे इसका बैठना बहुत अजीब लगा था। इसने मुझे हेलो कहा, जिसने मैंने नरमी से जवाब दिया था। इस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा आपको तंग तो नहीं करता। मैंने इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा है, इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। आप सच में मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको फीस के पैसे देने पर हमारे पैसे कामयाब हो रहे हैं। मैंने इस आदमी की बात पर जवाब देते हुए कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं पैसे ही इस बात के लेती हूँ। इसने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा, जो कि मैं पहचान गई थी। इतनी ही देर में समीर की मम्मी कमरे के अंदर आ गई। उन्होंने अपने शौहर से बातें की और फिर वो अपने शौहर को कमरे से लेकर चली गई। मुझे इन लोगों की हरकतें समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं और समीर बैठे हुए अभी पढ़ाई कर रहे थे जब दोबारा वो आदमी इस कमरे में आया और कहने लगा कि टीचर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप इस कमरे से चले जाओगे तो मेरे लिए समीर को पढ़ाने आसानी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अचानक इस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया था। शायद मेरी बात उसे बुरी लगी थी, मगर मैं क्या करती, मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन फिर भी वो खामोशी से मेरी बात पर खुद को कंट्रोल कर गया, क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती थी। मैं अभी इसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से समीर के पापा वापस चले गए थे। अभी अचानक मुझे वही पुकार सुनाई दी जो मैं इससे पहले भी 2-3 बार सुन चुकी थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बच्चा जिसे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी वो इस अंदाज में मुझे आवाजें लगा रहा था जो मुझे समीर से डर लगने लगा था। मैंने समीर से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हुई हूँ, आखिर तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो। तो समीर कहने लगा, मैं आपको इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि आप मेरी हेल्प। इससे आगे समीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक कमरे के अंदर इसकी मम्मी आ गई और समीर अपनी बात बोलते बोलते खामोश हो गया था। मैंने ये बात तो अच्छी तरह से नोटिस कर ली थी कि वो अपनी मम्मी के आने से खामोश हो गया है। मैं चाहकर भी उसे ये नहीं पूछ सकती थी कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। समीर की मम्मी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि प्लीज टीचर, बुरा मत मानना, मैं और मेरे शौहर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मेरे शौहर काफी टाइम बाद घर वापस आए हैं, इसीलिए आप कल आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं भी दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी समीर के घर से निकलना चाहती थी, मगर घर से निकलते ही मुझे फिर से वही पुकार महसूस हुई। मैंने इस बार भेजे पलट कर देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि समीर वो अपने घर की छत पर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मैं समझ गई कि मुझे हर बार कोई और नहीं पुकारता बल्कि समीर ही पुकारा करता है। मैंने यह बात का फैसला कर लिया था कि मैं कल हर हाल में इसे पुकार का मकसद जानकर ही रहूंगी। मगर ये बात मुझे समीर की मम्मी से छुपानी थी, क्योंकि समीर की मम्मी के सामने समीर बहुत खामोश सा रहता था। शायद बाप की दूरी की वजह से वो ऐसा हो गया था। ऐसा ही हो सकता है क्योंकि आज मैंने इसे अपने पापा के साथ मुस्कुराते हुए भी देखा था, जबकि वो बच्चा ज्यादा सीरियस रहता है। शायद इसकी माँ इसके पिता के पीछे इसके साथ बहुत सख्त बिहेवियर करती,
फिर मेरे दिमाग में भी यह ख्याल आने लगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत समीर की सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ भी हो सकती है। मैं इन लोगों के बारे में ज्यादा जानती ही क्या थी, सिर्फ इतना कि समीर के पापा दूसरा शहर में काम करते थे, ज्यादातर अपने बेटे से दूर ही रहते थे और इसकी माँ को किसी कंपनी में जॉब करती थी। और इन 3 महीनों में मैंने भी किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी को इनके घर पर आते जाते नहीं देखा। मैं ही थी जो इनके घर बेटे को पढ़ाने के लिए जाती थी। अपने अलावा मैंने इस घर में किसी को भी नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि शायद ये सारे अमीर लोग एक जैसे ही होते हैं, खुद में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देते। शायद ये अमीर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना ही पसंद करते हैं। कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पुकार की वजह से। मैं समझ ही नहीं सकी थी कि अगर मैं इन लोगों के बारे में कुछ जान भी लेती या फिर इस पुकार का मतलब समझ भी लेती तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती। मुझे अब अगले दिन का इंतजार करना था, वो भी अगर मुझे मौका मिलता तो मैं समीर से इस बारे में कोई बात करती, क्योंकि मैं जब भी समीर से कोई बात करने की कोशिश करती थी तो इसकी मम्मी पहले ही कमरे में आ जाया करती थी। इसकी मम्मी हमेशा अपने बेटे के सर पर सवार रहती थी। इनको ऐसा लगता था कि इनका बेटा मुझे कुछ बताना चाहता है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा हम पर नजर रखती थी। मैंने सोच लिया था कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि समीर किसी मुश्किल में हो और मुझसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपने दिमाग से ना जाने कैसी कैसी बातें बना रही थी और अपने दिमाग में ना जाने कैसे कैसे प्लान क्रिएट कर रही थी। ये और हकीकत क्या है ये बात तो मैं भूल गई थी, क्योंकि जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मगर समीर के साथ भी दिल से अटैच हो गई थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो किसी बड़ी परेशानी पे उलझा हुआ है और इसे मेरी मदद की जरूरत है, मगर पता नहीं इसकी परेशानी क्या हो सकती है। इस बात का मुझे एहसास नहीं था। अगले दिन मैं टाइम से पहले ही इसके घर चली गई थी और अपने बाकी के स्टूडेंट्स को भी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा लिया था। मैं जब समीर के घर गई तो मुझे खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि वो आज अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। इसके मम्मी पापा घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। मैंने जब तसल्ली से देख लिया कि घर में समीर के अलावा कोई भी नहीं है और नौकरानी मुझे देखकर चली गई तो मैं जल्दी से समीर के पास गई और मैंने इससे कहा कि तुम अब मुझे जल्दी से सच सच बताओ कि तुम मेरे यहाँ से निकलते समय मुझे इस तरह नरम आवाज में क्यों पुकारते हो, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो जब तुम्हारी मम्मी यहाँ आएगी तो मैं इनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं इन्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह मुझे मेरे पीछे से आवाज देकर पुकारते हो। इस समय बातें करते हुए मैंने समीर के चेहरे को गौर से देखा था। इसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। वो काफी सीरियसनेस से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आपने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत की और इनको ये सब बता भी दिया तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगी और आपको भी पिछले दोनों ट्यूशन टीचर की तरह इस जॉब से निकाल देगी। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट लेने के बजाय अपनी सैलरी से ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। मैं इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हो गई थी, मगर फिर भी मेरा सवाल वही पर था। मैंने इससे कहा, तुम मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम मुझे क्यों पुकारते हो। तो मेरी बात का इसने बड़े ही अजीब ढंग से जवाब दिया था। तो वो कहने लगा कि बस आप इतना समझ लो कि जिस तरह आपको मुझे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिलते हैं ऐसे ही आपको पुकारने के मुझे भी पैसे मिलते हैं। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो। इस बात पर समीर ने कहा कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर पढ़ाने आई हो, आपने पढ़ाई छोड़कर ना जाने पुकार पुकार का क्या लगा रखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसके बारे में बात कर रही हो। मेरा मन करने लगा कि मैं अपना सर पीट लूं। ये इतना सा बच्चा मुझे किस तरह से बातों में घुमा रहा था। इससे पहले मैं इसे कुछ और सवाल करती, अचानक मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये गाड़ी की आवाज समीर की मम्मी के पापा की थी। इसका मतलब ये था कि इसके मम्मी पापा आ चुके हैं। मैं इसको बुक से खोलकर पढ़ाने में लग गई और अपने दिमाग से इन सारी बातों को झटक चुकी थी। ये लोग मुझे भी पागल ही बना रहे थे। शायद इन लोगों का मकसद ही यही था कि अपनी बातों में दूसरों को उलझा कर रखें। इसको पढ़ाने के बाद मैं अपने घर आ गई थी, मगर घर आने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं सारी रात यही बात सोचती रही कि समीर के बिहेवियर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ और इसके पापा में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके पापा मुझे बहुत अजीब नजरों से घूरता रहता था। इसकी नजरें मुझे चुप रह रही थी। मेरा शक इस समय सही साबित हुआ। जब मैं अपने सैलरी लेने के लिए अगले दिन समीर के घर गई तो इसकी मम्मी की जगह मैं समीर के पापा को देखकर घबरा गई, लेकिन इसके पापा के एक्सप्रेशन देखकर मैं हैरान रह गई। फिलहाल मुझे इस समय काम था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी जिसके लिए मुझे सैलरी चाहिए थी। मैंने यही बात समीर के पापा से कह दी।
अभी मैं अपनी बात पूरी करने ही जा रही थी, अचानक ही मेरे मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और मैं अपने होश खो बैठी। जब मैं होश में आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे। अपने हाथ पर बंधे हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इस घर को पहचानते ही मुझे यकीन हो गया था कि मैं जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और इन लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि समीर का ही घर था। इसका मतलब ये था कि इसके घर वालों ने मुझे कैद कर लिया था, मगर क्यों? आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे? मेरी कमर में दर्द होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं काफी देर से एक ही जगह पर बंधी हुई हूँ। पता नहीं मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, वो जरूर मेरे लिए परेशान हो रही होगी, क्योंकि रात का वक्त था और मुझे घर जाने में थोड़ी भी देर हो जाती थी तो मेरी मम्मी परेशान हो जाया करती और इनकी तो तबीयत भी खराब थी। मैं इन्हें मम्मी का ख्याल दिमाग में लाते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। तभी अचानक दरवाजा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि समीर ही था। मेरे मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, मैं किसी तरह की आवाज नहीं कर सकती थी, मगर आज वो 14 साल का बच्चा मुझे ना जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। इसकी आंखें और इसकी चाल, इसके देखने का नजरिया मुझे बहुत कुछ दिखा रहा था। अगर मैं हिम्मत हार हो जाती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने बैठा और मेरे मुंह पर से टेप हटा दिया। मैंने एक ही सांस में कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा हुआ है? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? जाने दो मुझे, मेरी मम्मी मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मेरी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा और कहने लगा, अरे टीचर जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो मुझे आपसे फुर्सत से बात करने का मौका मिला है। इसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरना चाहा तो मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ पलट लिया। इसकी कोशिश नाकाम हो गई। इसके बोलने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि इसने मुझे कैद किया हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो ट्यूशन पढ़ने टाइम तो बहुत तमीज दिखाया करता था। वो बदतमीज और अकड़ू जरूर था, मगर मेरे साथ बातचीत बहुत अच्छा तरीके से करता था और अपने लफ्जों का चुनाव भी अच्छी तरह से कर लिया करता था। सीरियस होकर बात करना इसकी पर्सनालिटी का खास स्टाइल था, लेकिन इस समय तो हर चीज बिल्कुल अलग थी। वो मेरे सामने एक बड़े आदमी की तरह खड़ा हुआ था। मैंने हालात को समझते हुए इससे कहा कि तुम क्या चाहते हो और ये तुमने क्या हरकत की है? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, माँ की जगह हूँ। मेरी बात सुनकर वो तालियां बजाने लगा और जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, टीचर जी, आपने क्या किया? मम्मी मम्मी लगा रखा है। मैं तो अपनी माँ को माँ नहीं मानता और आप मेरी माँ बनने चली हो। आपको यहाँ पर कैद करके किस लिए रखा गया है, यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा मन करने लगा यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। ना जाने सब मेरे साथ क्या हो रहा था। इस सब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने दिल ही दिल में ये सब कुछ सोच रही थी और अल्लाह से मदद की भीख मांग रही थी। काफी देर के बाद दरवाजा खुला और आने वाले इंसान को देखकर मुझे लगा कि अब हालात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। इस बच्चे का पता भी मुझे इसी के रंग ढंग में घूर रहा था। एक तो मैं इस हालत के लिए तैयार नहीं थी और दूसरा ये सब जो मेरे साथ करने वाले थे, इसे भी मैं अच्छी तरह से जानती थी। ना जाने क्या था जो मुझे हिम्मत बांधे और उम्मीद कायम रखने पर मजबूर कर रहा था। समीर के बाप के आगे भी मैं हाथ जोड़ने लगी और इनसे कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आपने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? तो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। यह बात कहकर वो दोनों बाप बेटे चलते हुए कमरे से निकल गए थे। इनके जाते ही अचानक दो मोटे मोटे चूहे कमरे में आ गए थे, जिनको देखकर मेरी चीखें निकल गई। वो चूहे मेरी तरफ ध्यान दे रहे थे और शायद काफी दिन के भूखे थे, तो उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। इन लोगों तक मेरे चिल्लाने की आवाज जा रही थी, मगर दोनों बाप बेटे पत्थर बने बैठे रहे। बाहर से जोर जोर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। यह बात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं। मैं जब हिलते जुलते कुर्सी पर से गिर गई थी तो एकदम से चूहे भाग गए थे। इन चूहों ने मेरे पैर में जख्म कर दिए थे। ये तकलीफ मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। अभी मैं एक तकलीफ से नहीं गुजरी थी कि दोबारा से दरवाजा खुला और वो दोनों बाप बेटे अंदर दाखिल हुए थे। इनके हाथों में तो बड़े बड़े बोतलें थी जिसके अंदर बहुत सारे काले चूहे थे। मैंने ये देखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। समीर ने तो वो बोतल खोली। अचानक मैं बेहोश हो गई थी। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने घर पर पाया था। काफी देर तक मुझे समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अचानक सर में उठते हुए दर्द से एहसास हुआ कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है
मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने मेरी मम्मी बैठी हुई थी और इनके बल बराबर में एक औरत जो कि समीर की मम्मी थी, इस जालिम इंसान की बीवी और इस जालिम बच्चे की माँ। इनको देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जबकि मेरी कंडीशन देखकर मेरी मम्मी और वो औरत दोनों ही परेशान हो गई। समीर की मम्मी ने मेरा हाथ थामकर मुझे संभालने की कोशिश की, जबकि मैंने इनका हाथ झटक दिया और अपनी मम्मी से गले लगकर बैठ गई। मुझे इस औरत से डर लग रहा था, जैसे ही औरत मुझ पर चूहे फेंक देगी। इस औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा शौहर जो कि एक दिमागी मरीज है, मगर ना जाने क्यों इसको क्या परेशानी है, ये लोगों को तकलीफ देकर बहुत ज्यादा खुश होता है। मेरे शौहर का दूसरी कंट्री में इलाज चल रहा है, मुझे लगता है कि वो सही हो गया है, मगर मेरे बेटे में भी इसी जैसी बीमारी पाई जाती है। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, मैं जब मार्केट से वापस आई तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो तुम बेहोश हो चुकी थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपने शौहर और बेटे को पागल खाने भेज दिया है, वहाँ इनका पूरी तरह से इलाज होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे तुम्हें देने के लिए आई हूँ, ये तुम्हारे इलाज के लिए है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी, आइंदा हमारी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। समीर की मम्मी के जाने के बाद मैं काफी देर तक डरी से कांपती रही। कुछ समय तो इसी डर के एहसास में रही थी, मगर फिर धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट आई थी। आज इस हादसे को पूरे 4 साल हो चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं अगर किसी चूहे को देख लेती हूँ तो मैं वो हद से ज्यादा नहीं भूल पाती। मगर मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ समय बाद मेरा इस रास्ते से गुजरना हुआ तो पता चला कि समीर की मम्मी भी किसी बड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। समीर और इसके पिता पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे सेहतमंद इंसान बनाकर दुनिया में भेजा और जिंदगी गुजारने के तरीके रही थी। मेरी जिंदगी अब अच्छी गुजार रही है, अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हो गया। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, मेरी मम्मी भी हम लोगों के साथ ही रहती है। इस दिन के बाद से मैं अपनी जिंदगी बहुत डर डर कर गुजार रही थी, मगर अल्लाह ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया जब मेरी मुलाकात इस लड़के से हुई जिसकी अब मैं बीवी हूँ। मेरा शौहर भी ट्यूशन टीचर और इसकी स्कूल में भी अच्छी जॉब लगी हुई है। इसे मैं पसंद आ गई थी, इसने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। इस तरह हम दोनों की शादी हो गई थी और इसने कहा था कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ की तरह ही अपने घर में जगह देगा, क्योंकि इसके माँ बाप तो थे नहीं, इसीलिए वो मेरी मम्मी को ही अपनी मम्मी मानता था। मुझे आज भी समीर और इसके पापा जैसे लोगों से बहुत डर लगता है, मगर अल्लाह के फजल से धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।